चलिए मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान के बारे में। जैव प्रक्रम क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी क्रिया कैसे होती है, जीवों का संतुलन कैसे बनता है। सभी बातों को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है, इसके फादर कौन हैं, इसमें कितने पार्ट होते हैं। यही सब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। प्रक्रम ये है ना, जैव प्रक्रम। आज इसी के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने अभी फर्स्ट क्लास में आप लोगों को मैथ पढ़ाया गया है। मैथ पढ़ाने के बाद इंग्लिश ग्रामर भी स्टार्ट कर दिया गया है। आज हम आप लोगों के लिए जीव विज्ञान लेकर आए हैं। जीव विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, क्लास 10th की वो सारी जानकारियां हम लोग समझेंगे। और जितने भी मैं क्वेश्चन आंसर या कोई भी शब्द को लिखवाऊं तो आप उसे नोट कीजिएगा, कॉपी कीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा वास्ट लगेगा। सबसे पहले हम बायो को लेते हैं। बायोलॉजी जो है एक ग्रीक भाषा है। कौन सी भाषा है? ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक भाषा है। इसको दो भागों में बांटा गया है। बायो को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? बायोस प्लस लोगोस। बायोस प्लस लोगोस। साइंस जो है, जीव विज्ञान जो है, दो मेल से बना हुआ है। बायोस प्लस लोगोस। बायोस में क्या? बायोस में आते हैं लिविंग। लिविंग का मतलब क्या होता है? सजीव होता है। ठीक है। और लोगोस का मतलब होता है कि टू स्टडी, यानी कि अध्ययन। सजीवों के बारे में जानना या सजीवों के बारे में पढ़ना जीव विज्ञान, बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है। आप लोग दिमाग में रखिएगा कि बायो शब्द जो है एक ग्रीक भाषा है और ये दो शब्दों के मेल से बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस जो है लिविंग में आते हैं और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। लिविंग मीन्स सजीव होता है और स्टडी मीन्स अध्ययन, यानी कि सजीवों के बारे में जहां पर हमें अध्ययन हो, सजीवों के बारे में जहां पर हमें ज़्यादातर जानकारियां मिले, उस पार्ट को हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब चलिए लिविंग में क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले लिविंग में हमको पढ़ना है रिस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ग्रोथ, प्रोडक्शन, एक्सक्रीजन एंड उत्सर्जन। इसी को हमको पढ़ना है। लिखते हैं इसको क्या क्या है। सबसे पहला जो है रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन को इंग्लिश में श्वसन बोलते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा आता है न्यूट्रिशन। जिसको हम बोलते हैं पोषण। तीसरा जो हमारा आता है डाइजेशन। जिसको हिंदी में हम पाचन बोलते हैं। अगला आता है ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स होता है बढ़ना या बढ़ाना। इसके बाद हमारा जो है पांचवा रिप्रोडक्शन होता है। जिसको हिंदी में हम प्रजनन बोलते हैं। और एक और आता है जिसे हम एक्सक्रीजन बोलते हैं। EXCREATION RETION होता है। ठीक है। जिसको हिंदी में हम उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है। तो हमें बायोलॉजी में लिविंग में रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्रिया, न्यूट्रिशन पोषण की क्रिया, डाइजेशन पाचन की क्रिया, ग्रोथ बढ़ने की क्रिया, रिप्रोडक्शन प्रजनन की क्रिया, एक्सक्रिएशन उत्सर्जन की क्रिया, ये सारे जितने भी क्रियाएं हैं ये जिस बायोस में लिविंग्स में होते हैं वो सजीव ही होते हैं, सजीव कहलाते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि बायो के फादर ऑफ बायोलॉजी, इसके पिता कौन थे, इसका निर्माण किसने किया था। फादर ऑफ बायोलॉजी, तो इसके जो पिता थे जिन्होंने इसका व्याख्या बताया था उनका नाम अरिस्टोटल और हिंदी में अरस्तु थे। और भी दो लोग थे जो 1802 ईस्वी में आए थे जिनका नाम लेमार्क्स और ट्रेविनेरियस था। लेकिन इनके बारे में भी जानेंगे। अरिस्टोटल ने खास तौर पे जीव विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी मेहनत करने के बाद काफ़ी अध्ययन किया था। इसी कारण उनको जीव विज्ञान का पिता कहा गया है। लेकिन जीवधारियों के जो अध्ययन के लिए बायोस प्लस लोगोस प्लस लाइफ प्लस स्टडी फॉर डिस्कस आदि जितने भी शब्द का प्रयोग किया, इन्होंने 1802 में लेमार्क्स जो कि फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेविनेरियस जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, इन दो वैज्ञानिकों ने किया था। तो सबसे पहले इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय हमारा जो है बायो में अरिस्टोटल जी का था। इनको हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। ठीक है। और एक और थे जिन्होंने 1802 में आए थे, उन लोगों का जो नाम है लेमार्क्स एंड ट्रेविनेरियस।
इन्होंने जो है इसमें ज़्यादातर शब्दों का इस्तेमाल किया था। अब इन दोनों लोगों के बारे में सीरियल से ध्यान से पढ़ते हैं। कुछ बातें हैं जो कि अरिस्टोटल जी के बारे में लिखना है हमें। लिख लीजिए आप लोग। ये जो बातें हैं, थोड़े से लिखने में समय लॉस हो रहा है, इसलिए मैं ऐसा चाहता हूं कि आप लोग लिखने पे ज़्यादा ना ध्यान देकर मेरी बातों पर ध्यान दें। वीडियो रोककर मेरी बातों को भी समझ सकते हैं। अरिस्टोटल जो कि विज्ञान के क्षेत्र में, खास तौर से जीव विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी अध्ययन किया था। इसी कारण इनको अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा गया था। लेकिन यहाँ पर आ जाती है लेकिन जीवधारियों के अध्ययन के लिए बायोलॉजी यानी बायोज, लाइफ, लोगोस, स्टडी वर, डिस्कस, शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1802 में लेमार्क, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, और जो है ट्रेविनेरियस जो थे, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। किया था। ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात कि अरिस्टोटल जी जो थे विज्ञान के क्षेत्र में, खास तौर से जीव विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी अध्ययन किया था। काफ़ी अध्ययन का मतलब एकदम निचोड़ उनका निकालने का जो श्रेय है वो अरस्तु जी ने किया था। लेकिन जीवधारियों के अध्ययन के लिए जो बायोलॉजी में बायोज, लाइफ, लोगोज, स्टडी और डिस्कस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जिन्होंने किया था वो लेमार्क्स और ट्रेविरेंस, जो कि लेमार्क्स फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेविरेंस जर्मनी के रहने वाले थे। और इन्होंने इसकी जो खोज की थी वो 1802 में की थी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं बायोज के कितने प्रकार हैं, कितने रूप होते हैं। बायोज में कौन कौन से लोग या कौन कौन से विज्ञान आता है।
ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी को 3 चरणों में बांटा गया है। कौन कौन चरण है? सबसे पहला चरण जियोलॉजी है। जिसको हम जंतु विज्ञान बोलते हैं। दूसरा हमारा जो है बोटनी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। और तीसरा नंबर जो है माइक्रोबायोलॉजी। जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सूक्ष्म जीव। ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी के क्षेत्र में खासकर हमें 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, 2 चीज़ों को ज़्यादा बताया जाता है, एक जियोलॉजी और एक बॉटनी। और फिर बाद में इसमें हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी है इसको भी ऐड कर दिया गया। जियोलॉजी में जंतु विज्ञान, जिसमें सिर्फ जंतुओं के बारे में जानना है, जिसमें सजीव के बारे में जानना है। बॉटनी वनस्पति विज्ञान, जिसमें पेड़ पौधों के बारे में जानना है। और माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में जानना है। अब इन सभी के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले जियोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है? जियोलॉजी में ह्यूमन्स के बारे में पढ़ा जाता है। ह्यूमन्स मीन्स होते हैं मानव। ठीक है, अब इन ह्यूमन्स में और बॉटनी में क्या पढ़ा जाता है? तो बॉटनी में प्लांट्स के बारे में पढ़ा जाता है, पौधों के बारे में पढ़ा जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोवेव्स के बारे में पढ़ा जाता है। माइक्रोवेव्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव। देखिए, अगर हर शब्द दुर्गों में कुछ गड़बड़ेशन हो जाए तो आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। बायोलॉजी को तो 3 चरणों में बांट दिया गया। पहला जियोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जियोलॉजी में ह्यूमन्स के बारे में, मानव के बारे में पढ़ा जाता है। बॉटनी के प्लांट्स के बारे में पढ़ा जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी को माइक्रोवेव्स में पढ़ा जाता है। अब इन तीनों के खोजकर्ता कौन थे? इन तीनों के पिता कौन थे? किन्होंने इसकी खोज की थी? इसकी खोज किन्होंने किया था? और इसका खोज किसने किया था? कब किया था? क्यों किया था? इसके बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग। तो जियोलॉजी के जो फादर हैं, फादर का क्या नाम है? अरिस्टोटल। इसके जो फादर हैं अरिस्टोटल जी हैं, जिनको हम हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। कैसे पता चला कि इन्होंने ही इसकी खोज की थी? तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, एक किताब लिखी थी, जिस बुक का नाम था जिस बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। ठीक है,
समझते हैं। जूलॉजी में मानव के बारे में पढ़ा जाता है और मानव, इसके पिता कौन थे, फादर कौन थे, तो अरिस्टोटल जी ने था। कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी थी द हिस्टोरी ऑफ एनेमिया, और इसी बुक में इसके बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की थी, इसलिए हमने इसको फादर ऑफ जियोलॉजी कहा। अब बोटनी के पिता कौन थे? बोटनी के फादर कौन थे? इसके जो फादर थे वो थियोफ्रेस्टिस थे। थियोफ्रेस्टिस थे। हमें कैसे पता चला कि इन्होंने बोटनी में प्लांट के बारे में सर्च किया था? तो इन्होंने भी एक बुक लिखा था। क्या लिखा था? बुक लिखा था। कौन सा बुक, कौन सा किताब? तो द हिस्टोरी ऑफ प्लांटरम। बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ठीक है, इसके बारे में चर्चा समझ लीजिए। बोटनी का जो फादर ऑफ बोटनी जो थे, उनका नाम थियोफ्रास्टिस था, और उन्होंने एक बुक का निर्माण, एक बुक के लेखक है जिस बुक का नाम था द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरियम। इसी बुक के माध्यम से हम जाने कि ये बोटनी के खोजकर्ता थे, पिता थे। अब माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव के पिता को, इसके बारे में जान लेते हैं। फादर इसके कौन थे? इसके जो फादर पिता थे ये भी लेवेनहुक थे। लेवेनहुक थे, ये भी लेवेनहुक थे। एवी को फुल फॉर्म बता देते हैं। एंटनी वॉल, और इसके बाद ये जो LEE से स्टार्ट है ये आप लोग कर दीजिएगा। इनको भी हमने कैसे जाना कि इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में सर्च किया था? तो ये भी इन्होंने भी एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था डिस्कवरी ऑफ माइक्रोवेव्स। डिस्कवरी ऑफ माइक्रोवेव्स। ठीक है, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ देखिए, हम कह रहे थे कि माइक्रोबायोलॉजी के बारे में ये भी लेवेनहुक ने बताया था, जिनका फुल नाम है एंटनी वॉल लेवेनहुक। इन्होंने एक बुक का निर्माण किया था, एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था डिस्कवरी ऑफ माइक्रोवेव्स। इसी बुक के माध्यम से हमने जाना कि माइक्रोबायोलॉजी के पिता यही थे। इन्होंने फर्स्ट बैक्टीरिया जीवाणु की खोज भी की थी। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, फर्स्ट
अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, तो फर्स्ट बैक्टीरिया की खोज हमारे एवी लेवेनहुक ने ही किया था। आप लोग इसको याद रखिएगा कि फर्स्ट बैक्टीरिया का खोज किसने किया था, एंटनी वोल लेवेनहुक। ठीक है, अब इधर आते हैं, एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बायोलॉजी को 3 चरणों में बांटा गया है, जियोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जियोलॉजी में ह्यूमन्स के बारे में पढ़ा जाता है और जियोलॉजी के फादर जो अरिस्टोटल अरस्तु हैं, इन्होंने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था द हिस्टोरी ऑफ एनिमेलिया। इसके बाद बोटनी में प्लांट के बारे में पढ़ा जाता है और इसके पिता जो थे थियोफ्रास्टिस थे और उन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम। और तीसरा जो माइक्रोबायोलॉजी है उसमें जो सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करना था, उसके पिता एवी लेवेनहुक यानी एंटनी वोल लेवेनहुक थे और उन्होंने एक बुक का निर्माण किया था डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबेस। और सबसे पहले फर्स्ट जीवाणु की खोज इन्होंने ही किया था। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अपने हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। चलिए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चैप्टर जो है हमारा जैव प्रक्रम पोषण के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में जो है हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग मीन्स होता है सजीव और नॉन लिविंग मीन्स होता है निर्जीव। ठीक है, लिविंग में हमने आपको बताया कि लिविंग में जो है श्वसन की क्रिया होती है, पोषण का क्रिया होता है, पाचन का क्रिया, बढ़ना, प्रजनन, उत्सर्जन, यदि जो कार्य ये करे, प्रजनन करे, उत्सर्जन करे, पोषण करे, श्वसन करे, वो सजीव होता है। और निर्जीव जो सांस नहीं ले सके, जो चल फिर घूम नहीं सके, जो अपना प्रजनन नहीं बढ़ा सके, उसे हम निर्जीव कहते हैं। सजीव तो आप लोगों को पता है, सजीव में क्या आएगा, मानव, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव आएंगे। लेकिन निर्जीव में गाड़ी, बांस, ट्रक, जीप या कोई वस्तुएं। तो इस चैप्टर में हमें सजीव और निर्जीव के बारे में ज़्यादातर पढ़ना है। सजीव और दूसरा होता है निर्जीव। नॉन लिविंग। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है, श्वसन क्या है, पोषण क्या है, परिवहन तंत्र क्या है, उत्सर्जन क्या होता है, इनके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे सीरियल बाय सीरियल। तो आप लोग लिखिएगा जैव प्रक्रम। ठीक है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण अनुरक्षण को इंग्लिश में हम मेंटेनेंस बोलते हैं। होता है। जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, श्वसन क्या होता है, श्वसन के बारे में लिखिए। सबसे पहले बात याद रखिएगा, श्वसन को इंग्लिश में वो कहते क्या हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। लिखिए, पोषण द्वारा प्राप्त
पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थों का सरलीकरण विभिन्न चरणों में अपचयन या उपचयन किया जाता है। उपचयन या अपचयन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अभिक्रियाओं द्वारा होता है। अभिक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रम को श्वसन कहते हैं। ठीक है, पोषण क्या होता है, पोषण के बारे में जान लेते हैं। पोषण को तो सबसे पहले इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों का खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। जो कि क्रिया से प्राप्त होता है। जो कि क्रिया से प्राप्त होता है, क्रिया से प्राप्त पोषण कहलाता है। क्रिया से पोषण, क्रिया से प्राप्त, जो क्रिया से जो हमें चीज प्राप्त होती है वही हमारा पोषण कहलाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का संरक्षण यानी कि मेंटेनेंस होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, श्वसन, रेस्पिरेशन, पोषण द्वारा प्राप्त जटिल पदार्थ, खाद्य पदार्थों का सरलीकरण विभिन्न चरणों में चयन या अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अभिक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रम को श्वसन कहते हैं। ठीक है, और पोषण किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जो कि क्रिया से प्राप्त होती है और क्रिया से प्राप्त ही पोषण कहलाता है। ठीक है, नोट्स कीजिए आप लोग, इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला लिखते हैं, परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसे तंत्र जिनके द्वारा खाद्य पदार्थों एवं गैस शरीर के एक हिस्से
से दूसरे हिस्सों में स्थानांतरित होता है, परिवहन तंत्र कहलाती है। लिख लीजिए, ऐसे तंत्र जिनके द्वारा खाद्य पदार्थों एवं गैसें शरीर के एक हिस्से यानी कि ग्रहण करने वाला स्थान से दूसरे हिस्से में दूसरे हिस्सों में स्थानांतरित होती है। परिवहन तंत्र कहलाती है। परिवहन तंत्र कहलाती है, यानी कि ऐसे तंत्र जिनके द्वारा खाद्य पदार्थों एवं गैस से शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों में स्थानांतरित होती है। यानी कि हम जब खाना खाते हैं तो उस खाने को डाइजेशन होने के लिए, पचने के लिए, जो एक नाल से दूसरी नाल में जाने के लिए जो क्रिया होती है और साथ में जो गैसें निकलती हैं, उन सभी सिस्टम को परिवहन तंत्र में रखा गया है। ठीक है, अब चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन क्या होता है? क्या होता है लिख लेते हैं। इसको इंग्लिश में एक्सक्रेशन बोलते हैं। विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जीवों में कई प्रकार के हानिकारक उपशिष्ट उत्पादों अपशिष्ट पदार्थों या उत्पादों, जिसको हम इंग्लिश में हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स बोलते हैं, का निर्माण होता है। जिसका शरीर से
निष्कासन उत्सर्जन से होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए इसको, उत्सर्जन क्या होता है, एक्सक्रिएशन क्या होता है। विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जीवों में कई प्रकार के हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ उत्पादों यानी कि हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है, जिसका शरीर से निष्कासन ही उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, जनन क्या होता है? जनन, रिप्रोडक्शन, अब आप लोग सोचते होंगे कि ये मैंने कहाँ से लिखवा रहा हूँ। तो आप लोग सबसे पहले जब हम लोग जीव विज्ञान स्टार्ट किए थे तो उसी में देखिए मैं लिविंग में लिखवाया था, और ये अभी हम लोग ये लिविंग पढ़ रहे हैं, लिविंग में लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें लिख लेते हैं कि जनन क्या होता है। अपनी संख्या में वृद्धि करना जनन कहलाता है। अपनी संख्या में प्रजनन यानी कि बढ़ोतरी, अपनी संख्या में वृद्धि लिखेंगे यानी कि बढ़ोतरी करना ही जनन कहलाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, रिप्रोडक्शन वो चीज होती है जो कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 यानी कि बढ़ने वाली क्रिया को हम प्रजनन बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर जाना परिवहन तंत्र क्या है, उत्सर्जन क्या होता है और जनन क्या होता है। ठीक है, अगले चैप्टर, अगले सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पोषण के बारे में समझते हैं। पोषण, पोषण के बारे में समझना है हमें। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। अब जीवन संबंधी क्रियाएं इसमें जान लेते हैं क्या होती है। जीवन संबंधी क्रियाएं यानी कि लाइफ प्रोग्रेस। लाइफ प्रोसेस को सुचारू
सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीवों की दो प्रमुख आवश्यकताएं हैं। क्या क्या है? तो पहला जान लेते हैं, जीवन के उपापचय क्रियाओं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति। और दूसरा जो है, शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत। ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण। ठीक है। पोषण में क्या होता है? पोषण सबसे पहले क्या क्रिया होती है? तो वह विधि जिसे जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, वो हमारा पोषण कहलाता है। और लाइफ प्रोसेस में क्या होता है? जीवन संबंधी क्रियाएं में इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें प्रत्येक जीवों को, कोई भी जीव हो, सूक्ष्म जीव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पौधा हो, उनको चलाने के लिए सुचारू रूप से दो प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं। सबसे पहले फर्स्ट में क्या है? जीवन की उपाचयी क्रिया यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, और दूसरा है शरीर की वृद्धि यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है के संचालन के लिए, इसके लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आपूर्ति होती है। और दूसरा में शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण होना। अगर हमारे शरीर में कहीं चोट लगती है या किसी के जानवर की चोट लगती है तो वो कुछ दिनों में आप देखते हैं कि वो ठीक हो जाती है। कैसे ठीक हो जाती है? इन्हीं क्रियाओं के चलते। इनमें कुछ तो ऐसी है जिसकी वजह से ये ठीक हो जाते हैं। पेड़ पौधों को डाली पर आप देखते हैं कि अगर कोई भी चीज़ काट देते हैं, उसको छील देते हैं, तो धीरे धीरे आने वाले कुछ ही दिनों में उसका जो वहाँ का गड्ढा होता है, काटा हुआ भाग होता है, वो एकदम पूरी तरह से ठीक भर जाता है, थोड़ा थोड़ा पहचान होता है। तो हम इसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पोषण की विधियों के बारे में, पोषण की विधियाँ होती कैसी है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण में क्या क्या आते हैं और इसके अंतर क्या होते हैं, मृतजीवी पोषण क्या है, परजीवी और प्राणी संपोषण क्या है, ये अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।